प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ठीक है, क्या रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो ध्यान दें, जीन जैक्स रूसो ने जो अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, उस सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिफल ही सामान्य इच्छा है। अर्थात जीन जैक्स रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया था, उसके परिणाम स्वरूप जिस राज्य की स्थापना होती है, जिस राज्य का प्रादुर्भाव होता है, वह राज्य ही सामान्य इच्छा है। अर्थात सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप ही सामान्य इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जीन जैक्स रूसो ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत ही सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, और इसी के साथ में इसी पुस्तक में अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, सामाजिक अनुबंध में ही जीन जैक्स रूसो ने अपना सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। यह बात भी आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखनी है। किसी न किसी रूप में परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है। सबसे पहले यह बात आपको समझनी है। यहां पर मैं आपको अच्छे से अच्छे उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जीन जैक्स रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आसानी से समझ सकें। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रूसो का कहना है क्या कि चूंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इस आधार पर जीन जैक्स रूसो प्रत्येक मनुष्य की इच्छाओं को दो प्रकार की बतलाते हैं। अर्थात मनुष्य की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा। क्या? यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छा का आधार स्वयं व्यक्ति का स्वार्थ होता है, जबकि वास्तविक इच्छा का आधार सामाजिक हित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जीन जैक्स रूसो की जो यथार्थ इच्छा है, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है। क्या? स्वार्थी इच्छा या तात्कालिक इच्छा। क्यों? क्योंकि यह इच्छा केवल व्यक्ति के स्वार्थ की, व्यक्तिगत हित की, वर्तमान की सोचती है, जबकि जो दूसरी इच्छा है वो है वास्तविक इच्छा। ये वास्तविक इच्छा वास्तविक रूप में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में सोचती है, और इसको दूसरा नाम दिया गया है आदर्श इच्छा। अर्थात वास्तविक इच्छा क्या कहा जा रहा है? आदर्श इच्छा या विवेकशील इच्छा। क्लियर? अर्थात यहां सामान्य इच्छा को समझें, उससे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जीन जैक्स रूसो ने प्रत्येक मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाएं बतलाई हैं। कौन कौन सी? यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छा स्वार्थ पर आधारित है, वास्तविक इच्छा सामाजिक हित पर आधारित है। कैसे? इसको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं, ध्यान दें। जैसे यथार्थ इच्छा से प्रभावित होकर एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एक अपराधी के द्वारा जो अपराध किया जाता है, अगर वह अपराधी पुलिस अधिकारी को रिश्वत देता है
और वह रिश्वत लेकर के अपराधी को छोड़ दिया जाता है तो यह इच्छा क्या है? यथार्थ इच्छा है। परंतु वास्तविक इच्छा से यदि वह अधिकारी प्रभावित होता है तो उस अपराधी से रिश्वत नहीं ली जाएगी, बल्कि उसके द्वारा जो अपराध किया गया है उस अपराध के अनुसार उसे दंडित किया जाए। तो यह क्या है? वास्तविक इच्छा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो इच्छाएं व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छा है, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। आप इसे एक पुलिस अधिकारी के उदाहरण से, जैसा मैंने आपको बताया, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात सामान्य इच्छा क्या है? बहुत सिंपल बात है। मैंने विशेषकर देखा है कि एमए के विद्यार्थी भी इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो यहां मैं आपको इस रूप में समझाऊंगा कि सामान्य इच्छा इजीली समझ में आ जाए आपकी। ध्यान दें आप भाई, यहां वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो सामान्य इच्छा है वो क्या है? वास्तविक इच्छाओं का सर्वयोग। ये जो वास्तविक इच्छा होगी मतलब वास्तविक इच्छा, आदर्श इच्छा या विवेकशील इच्छा, अर्थात ऐसी इच्छा जो व्यक्ति के स्वार्थ पर आधारित नहीं है बल्कि वह सामाजिक हित पर आधारित है। जैसे मैंने पुलिस अधिकारी का एग्जाम्पल दिया था कि अपराधी को यदि रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है तो यथार्थ इच्छा, मगर रिश्वत ना ली जाए बल्कि उसने जो अपराध किया है उसके अनुरूप उसे दंडित किया जाए तो ये वास्तविक इच्छा होगी। सामाजिक हित का इसका आधार हो गया, जबकि इसका आधार क्या हो गया भाई? स्वार्थ हो गया। तो ध्यान दें, अब जो ये वास्तविक इच्छा है, इन वास्तविक इच्छाओं का सर्वयोग, योगफल या जोड़ या टोटल ही सामान्य इच्छा है। वापस दोहरा रहा हूं, जो ये वास्तविक इच्छाएं हैं, अर्थात जीन जैक्स रूसो ने जो दूसरी प्रकार की इच्छा बताई व्यक्ति की वास्तविक इच्छा या आदर्श इच्छा या विवेकशील इच्छा, जो सामाजिक हित पर आधारित है, जो भूत, वर्तमान, भविष्य इन तीनों की बातें करते, तीनों के बारे में सोचते, तीनों से संबंधित है। इन वास्तविक इच्छाओं का जो योग है, योगफल है, जोड़ है, वही क्या है? सामान्य इच्छा है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, सामान्य इच्छा को समझना बेहद जरूरी है। जीन जैक्स रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत नहीं समझा तो आपने जीन जैक्स रूसो के बारे में कुछ भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छा सामाजिक समझौते का प्रतिफल है। क्लियर? अब चलिए, अब इसकी कुछ उदाहरण डेफिनेशन भी दी है, परिभाषाएं भी दी है। यहाँ पर हम ज्यादा परिभाषा की बातें नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी दो परिभाषाएं लेंगे, टीएस ग्रीन और बोसांके की। परंतु इससे पहले ध्यान दें कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा स्वार्थ से प्रेरित, क्या? प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा स्वार्थ से प्रेरित होती है और स्वार्थ दो प्रकार का होता है। क्या कह रहा हूं? प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा स्वार्थ से प्रेरित होती है। पहले तो नोट करेंगे, क्या जीन जैक्स रूसो स्वयं कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा स्वार्थ से प्रेरित होती है और यह स्वार्थ दो प्रकार का होता है। नोट करें, जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि स्वार्थ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? नंबर एक नोट करें, व्यक्ति का हित करने वाले स्वार्थ। नोट करें, व्यक्ति का हित करने वाले स्वार्थ। जैसे एक पुलिस अधिकारी का एग्जांपल दिया था कि वो रिश्वत ले रहा है, अपराधी को छोड़ देता है, तो वो व्यक्ति का हित करने वाला स्वार्थ है। लेकिन दूसरा क्या है? ये यही वास्तविक इच्छा की बात आ रही है। दूसरा स्वार्थ क्या है? कि समाज का हित करने वाले स्वार्थ, अर्थात वह पुलिस अधिकारी यदि उस अपराधी को रिश्वत नहीं ले रहा है और उसके अपराध के अनुरूप दंडित किया जा रहा है तो वह समाज का हित करने वाले स्वार्थ से प्रेरित हो रहा है। और इन समाज का हित करने वाले स्वार्थ, इनका सर्वयोग या जोड़ या टोटल या योगफल, इनका सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। इनका समाज का हित करने वाले जो स्वार्थ है, इनका जो सर्वयोग है, समाज में जितने भी समाज का हित करने वाले स्वार्थ हैं, उन सब का जो योगफल होता है, टोटल होता है, सर्वयोग होता है, जोड़ होता है, वही क्या है? सामान्य इच्छा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पुलिस अधिकारी का एग्जाम्पल हमने दिया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके आधार पर आप जीन जैक्स रूसो के संपूर्ण सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर होगी? मतलब अब सामान्य इच्छा समझ में आ गई। क्या है सामान्य इच्छा?
कि वास्तविक इच्छाओं का, जिसका आधार क्या है भाई, सामाजिक हित है, समाज का हित है, जन कल्याण है, ये तीनों कालों से संबंधित है, वर्तमान, भूत और भविष्य। जबकि यहाँ ध्यान रखना है, यथार्थ इच्छा केवल वर्तमान की बात करता है और इसका आधार क्या है, स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है, व्यक्ति का स्वार्थ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वास्तविक इच्छाओं का जो योगफल होता है वही क्या है, सामान्य इच्छा है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ इसकी डेफिनेशन देते हुए टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं, मतलब थॉमस हिल ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन क्या कह रहे हैं इसकी परिभाषा देते हुए, ध्यान दें, नोट करें। सामान्य इच्छा सामान्य हित की, देखो ध्यान दें, सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। क्या है, सामान्य चेतना। सबसे छोटी और सबसे उचित और श्रेष्ठ परिभाषा है क्या, सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। भाई ये वास्तविक इच्छाओं का योगफल क्या होगा, सामान्य इच्छा होगी। तो इसमें किसकी बात की जा रही है, सामाजिक हित की बात की जा रही है, सामान्य हित की बात की जा रही है। तो जो सामान्य हित की चेतना है, सामाजिक हित की चेतना है, जागरूकता है, वही सामान्य इच्छा है। तो टी.एच. ग्रीन क्या कर रहे हैं, सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। एक परिभाषा और नोट करें, बोसांके, क्या, बोसांके, बोसांके इसकी परिभाषा क्या दे रहे हैं, नोट करें, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज, क्या, संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की, सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है। देखो वही बात आ रही है, ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। क्या, सामान्य हित की पुष्टि। तो बात एक ही आ रही, दोनों डेफिनेशन आप कितनी परिभाषा का अध्ययन कीजिएगा, बात एक ही है कि वास्तविक रूप में इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, सामान्य हित की पुष्टि हो। ठीक है, मतलब यहां सार्वजनिक हित, सामाजिक हित, सामान्य हित की बातें की जा रही हैं। उन्हें दोहरा रहा हूं, बोसांके क्या करें, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। तो इसका मतलब इन सब के अंतर्गत एक बात उभर कर सामने आ रही है और वो ये आ रही है कि वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छाओं का योगफल है। इसका मतलब जो सामान्य इच्छा है वह ऐसी इच्छा है जिसका आधार सामाजिक हित है। मैं इसको एक और उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। जैसे एक परीक्षा कक्ष के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की इच्छा होती है नकल करने की, मगर क्या उनको नकल करने दिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नकल करने की इच्छा है वो यथार्थ इच्छा है, वो स्वार्थ पर आधारित है, वो क्षणिक है, क्षणिक सुख मिलेगा। लेकिन वहां किसी को नकल नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि नकल नहीं करने दिया जाएगा ये वास्तविक इच्छा है जिसका आधार है सामाजिक हित, जो कि वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों से संबंधित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये उदाहरण भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत हम कितने ही एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं जिसके आधार पर आप इसको ठीक से समझ सकते हैं, मगर यहाँ ये 2 एग्जाम्पल ही पर्याप्त है, एक पुलिस अधिकारी का और एक परीक्षार्थी का। ठीक है भाई, आप ध्यान दें। अब इसके बाद में अगली बात क्या करेंगे हम, देखो यहाँ विद्यार्थी विशेषकर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा को एक समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। जैसे वास्तविक रूप में देखा जाए तो सुकरात, मोहनदास करमचंद गांधी एक अकेले व्यक्ति के रूप में भी ये सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त कर रहे थे। यहां ये कोई जरूरी नहीं है कि सबकी इच्छा ही सामान्य इच्छा है या बहुमत की इच्छा ही सामान्य इच्छा है। इसका आधार ये नहीं है, इसका आधार केवल 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 सामाजिक हित है।
क्या है? सामाजिक हित है। संपूर्ण समाज का हित और कल्याण होना चाहिए। अगर वह इच्छा इस प्रकार की है तो वास्तविक रूप में वह इच्छा सामान्य इच्छा होगी। तो शाबाश। चलिए, सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में जीन जैक्स रूसो अंतर बतलाते हैं। कैसे? जैसे यहां मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि जैसे सभी विद्यार्थियों की परीक्षा कक्ष में इच्छा होगी कि हमें नकल करने दिया जाए, अर्थात यदि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो उनके द्वारा नकल की जाएगी। तो इसका मतलब वहां सबकी इच्छा नकल करने की है। तो सबकी इच्छा नकल करने की है तो क्या इसको सामान्य इच्छा मान ली जाए? नो, इसको सामान्य इच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसी इच्छा से समाज का भला नहीं होगा, ये समाज के हित में नहीं है, इसका आधार स्वार्थ है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में परीक्षार्थियों को नकल नहीं करने दिया जाएगा और इसका जो आधार है वो क्या है? सामाजिक हित है। तो यहाँ नकल नहीं करने दिया जाएगा तो इसका मतलब वास्तविक रूप में यही सामान्य इच्छा है। तो सामान्य इच्छा का मतलब ये नहीं है कि सबकी इच्छा हो। भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक परीक्षा कक्ष के अंतर्गत 100 विद्यार्थी हैं, अब उसमें एक विद्यार्थी ऐसा है जो कि नकल नहीं करना चाह रहा है, बाकी 99 विद्यार्थी नकल करना चाह रहे हैं। तो क्या 99 व्यक्तियों की इच्छाओं को हम ये कहते हैं कि भाई सबकी इच्छा है, बहुमत की इच्छा है, तो सामान्य इच्छा है? नहीं, क्योंकि उसका आधार स्वार्थ है, जबकि सामान्य इच्छा का आधार क्या है? परमार्थ है, सामाजिक हित है, जन कल्याण है। इसलिए ध्यान देंगे, सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में अंतर होता है। मतलब सबकी इच्छा ही सामान्य इच्छा नहीं होती है। एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, जैसा कि इसकी अभिव्यक्ति सुकरात के विचारों में हुई है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचारों में भी इसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बात ध्यान रखनी है। अब एक बात अगली और है, जैसा कि विशेषकर नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर तैयार करने वाले विद्यार्थी वो गलती करते हैं कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है, कैसे समझें हम इसको कि भी सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको विद एग्जांपल सामान्य से रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। अब ये बात तो क्लियर होगी सामान्य इच्छा क्या है। चलिए, सामान्य इच्छा का निर्माण भी तो इसी तरीके से होगा भाई, दो इच्छाएं, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। तो ध्यान दें मित्रों, सामान्य इच्छा का निर्माण होगा, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। सबसे पहले यथार्थ इच्छा की बात करेंगे, जिसका आधार स्वार्थ है। क्या है? जिसका आधार स्वार्थ है। ठीक है, तो यथार्थ इच्छा के बारे में कह रहे हैं कि कै, खे, गे, घे नामक एक रूपक या उपमा दे रहे हैं हम। नामक इच्छाएं यथार्थ इच्छाएं हैं। ठीक है, जैसे 4 व्यक्ति हो गई, कै, खे, गे, घे नामक इच्छाएं यथार्थ इच्छा है। इसके बाद में तै, थे, दह, दह ये इच्छाएं वास्तविक इच्छाएं होगी। मतलब इसको कैसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, या एक परीक्षार्थी का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ टे, थे, डे, ढे ये वास्तविक इच्छा होगी। अब सामान्य इच्छा कहां से आएगी? ध्यान दें, अब इन दोनों इच्छाओं में संघर्ष होगा। क्या? स्वार्थी इच्छा, परमार्थ की इच्छा, या यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा। यहां मैंने आपको समझा नहीं, यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा। तो यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में संघर्ष होगा। अब इनका संघर्ष होने के बाद में जो ये यथार्थ इच्छा है ये समाप्त हो जाएगी और जो वास्तविक इच्छाएं हैं वो शेष रह जाती हैं। नोट करें, वास्तविक इच्छाएं शेष रह जाती हैं और इनका कुल योग क्या है भाई? सामान्य इच्छा है। क्या है? ये सामान्य इच्छा है। तो यहां आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्या कि यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में जब संघर्ष होगा तो यथार्थ इच्छाएं या स्वार्थी इच्छाएं संघर्ष में धीरे धीरे स्वतः समाप्त होती चली जाएंगी और इसके बाद में जो शेष रहेगा वह शेष क्या रहेगा? वास्तविक इच्छाएं रहेंगी और इन वास्तविक इच्छाओं का जो योगफल होगा वो क्या कहलाएगा भाई? सामान्य इच्छा। तो इसको हम जो ये वास्तविक इच्छाएं शेष रह जाएंगी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे च, छ, क्या च, छ, त, थ इस तरीके से भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ये शेष रह जाएगा। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 3 बातें होगी। ए बी सी डी यथार्थ इच्छा,
EFGH वास्तविक इच्छा एक रूपक ले रहे हैं हम। अब इसके बाद में भाई EFGH तक होगा, फिर IJKL जो शेष रह जाता है वो वास्तविक इच्छा रह जाती है, और इनका जो योगफल होता है वो क्या है भाई, सामान्य इच्छा। मैं फिर कह रहा हूं, एक परीक्षार्थी और एक पुलिस अधिकारी के उदाहरण के आधार पर आप इन दोनों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। अब इसके बाद में एक बात और इसी के बारे में, क्या कि सामान्य इच्छा का विश्लेषण कैसे करें। देखो सबसे पहले तो यही समझे कि विश्लेषण होता है क्या है, जब किसी भी अवधारणा को हमें समझना हो और उसका विश्लेषण किया जाए तो विश्लेषण में उसको खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे, अब खंडों में विभाजित कर रहे हैं, इसको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ध्यान दें कि सामान्य इच्छा 3 दृष्टियों से सामान्य होती है। ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य इच्छा 3 दृष्टियों से सामान्य होती है। इसका विश्लेषण कर रहे हैं। नंबर 1, उद्गम की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से। नोट करें, पहला क्या है, उद्गम की दृष्टि से सामान्य है। क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छाओं का क्या, कि सामान्य इच्छाओं का, या फिर यहां हम कहेंगे कि जो ये वास्तविक इच्छाएं हैं इनका जो योगफल है वो ही सामान्य इच्छा है। ठीक है, क्या वास्तविक इच्छाओं का जो सर्वयोग है वो ही क्या है, सामान्य इच्छा है। तो ये इसका उद्गम हो गया। अब इसके बारे में दूसरा इसका क्या है भाई, मतलब सामान्य इच्छा सामान्य क्यों होती है। तो दूसरा इसका जो है विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, क्षेत्र की, कि क्षेत्र की दृष्टि से भी ये सामान्य है। कैसे भाई, कि सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। मतलब यहाँ सामान्य इच्छा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। इसका क्षेत्र हो गया। और तीसरा जो इसका विश्लेषण का बिंदु है वह है उद्देश्य, अर्थात इस सामान्य इच्छा का उद्देश्य क्या है भाई, सार्वजनिक हित है, जन कल्याण है, सबका कल्याण है, सामाजिक हित है। तो यहां सामान्य इच्छा का विश्लेषण आप 3 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। मतलब बशर्ते कि आप इसको बहुत गहराई से समझना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, सामान्य इच्छा 3 दृष्टियों से सामान्य होती है। 3 दृष्टियों से, ये 3 बिंदु के 3 नजरिए हो गए देखने के इसको। नंबर 1 उद्गम, सामान्य इच्छाओं का योग, सर्वयोग, टोटल, योगफल, जोड़ क्या है, सामान्य इच्छा है। इसके बाद में दूसरा क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र में क्या होगा, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। और तीसरा क्या है भाई, इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक हित है। तो इसका विश्लेषण होगा। अब ये होगी सामान्य इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। प्लीज यदि आपने इसको ठीक से समझ लिया है तो आगे हम 3 बातें और लेंगे। अभी इस वीडियो में तो केवल इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, इसकी दूसरी वीडियो और बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनाएं और इसी के साथ में इसका महत्व या गुण, इन दोनों की चर्चा करेंगे। अभी इसकी विशेषताओं की चर्चा इसी वीडियो में कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे सामान्य इच्छा की विशेषताएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जब सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताओं की बात आती है तो क्या विशेषताएं कहीं बाहर से आएंगी? नो, हमने यदि सामान्य इच्छा के सिद्धांत को ठीक से समझ लिया है तो इन सब के आधार पर ही इनकी विशेषताएं बनेंगी, इनकी विशेषताएं बनेंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, चलिए अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। सामान्य इच्छा की विशेषताएं, अब ये आपने जो समझा है इसके आधार पर इसकी विशेषताएं बनाते चलेंगे। नंबर 1 नोट कीजिएगा, सर्वोच्च और निरंकुश। ये बात सत्य है कि जीन जैक्स रूसो के द्वारा जिस सामान्य इच्छा की बात की गई है वह सामान्य इच्छा सामाजिक समझौते का प्रतिफल है। अर्थात वास्तविक रूप में सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप
जिस राज्य की स्थापना की जा रही है वही सामान्य इच्छा है। अब जो ये सामान्य इच्छा होगी सर्वोच्च होगी, निरंकुश होगी, मतलब इससे ऊपर और कुछ नहीं होगा और इसके निर्णय ही अंतिम है, उनको माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में जो सामान्य इच्छा है वास्तविक इच्छाओं का योगफल है और वास्तविक इच्छाओं का आधार क्या है? सामाजिक हित है। इसलिए इनके आदेशों को नहीं मानने का मतलब है स्वयं का ही अहित करना। इसलिए जो ये सामान्य इच्छा है सर्वोच्च और निरंकुश है। दूसरा अदेयता, इसका दूसरा लक्षण क्या है? अदेयता, अर्थात जो सामाजिक वास्तविक इच्छा है, क्या जो वास्तविक इच्छा है इसका योगफल सामान्य इच्छा है और जो सामान्य इच्छा है इसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इसे किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए क्या ये अदेय है। तीसरा क्या है? अविभाज्य, अर्थात सामान्य इच्छा का बंटवारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छा संप्रभुता है और संप्रभुता का कभी विभाजन नहीं हो सकता। ये बात हमने पीछे आपको हॉब्स के सिद्धांतों के अंतर्गत समझाया था कि अविभाज्यता क्या होती है, इसका बंटवारा भी नहीं होगा। अगली बात क्या है? स्थायित्व, सामान्य इच्छा में स्थायित्व होगा। क्यों होगा स्थायित्व? क्योंकि वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा का आधार जन कल्याण होता है, सामाजिक हित होता है, इसलिए इसमें स्थायित्व होता है। अगली बात क्या है? एकता, अर्थात सामान्य इच्छा के अंतर्गत वास्तविक रूप में एकता भी होती है। एकता क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो समझौता किया जा रहा है उस समझौते के अंतर्गत सभी व्यक्ति अपनी परतंत्रता को दूर कर रहे हैं और इस समझौते के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा रही है। इसलिए राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के द्वारा जो समुदाय होता है उस समुदाय के अंतर्गत एकता होती है, अर्थात वो सभी सामान्य इच्छा के द्वारा या एक संप्रभु शासक के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन किया जाता है। इसलिए उनमें किसी भी रूप में मतभेद और संघर्ष नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने ही अपने हित के लिए समझौता किया है और उस समझौते के परिणाम स्वरूप उन्होंने वास्तविक रूप में अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सभी लोगों को अपनी शक्तियां सुपुर्द की है। इसलिए इसमें एकता भी होगी, निष्पक्षता भी होगी, इसमें नोट कीजिएगा। अगला लक्षण क्या है? निष्पक्षता। ठीक है, निष्पक्ष क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में जो सामान्य इच्छा है उसका आधार सामाजिक हित है, जन कल्याण है, इसलिए सामान्य इच्छा के द्वारा किसी भी रूप में किसी प्रकार का पक्षपात भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगी। अगला लक्षण क्या है इसका? न्यायोचितता, वास्तविक रूप में जो सामान्य इच्छा है वह न्यायोचित भी होगी, यह किसी भी रूप में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ है वह वास्तविक इच्छाओं के जोड़ से योग से हुआ है, जिसका आधार सामाजिक हित है, इसलिए यहाँ किसी भी रूप में अन्याय की गुंजाइश नहीं होगी। अगला जो इसका लक्षण है वो है लोक कल्याणकारी, अर्थात जो ये वास्तविक इच्छाओं का योग है वही तो सामान्य इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है? ये लोक कल्याणकारी। क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छाओं का जोड़ है और वही वास्तविक इच्छाओं का आधार क्या है? सामाजिक हित है, जन कल्याण है, इसलिए सामान्य इच्छा लोक कल्याण पर आधारित होती है, जन कल्याण पर आधारित होती है। इसमें वास्तविक रूप में जनता के हित की बातें की जाती हैं। अगला क्या है? प्रजातंत्र का आधार है, बिल्कुल सही है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो सामान्य इच्छा है वो वास्तविक इच्छाओं का योगफल है और वही सभी की इच्छा क्या होती है कि समाज का भला हो, जन कल्याण हो। ऐसी स्थिति में इसके आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं, इसलिए जो सामान्य इच्छा है वास्तविक रूप में ये क्या है? प्रजातंत्र का आधार है, लोकतंत्र का आधार है। वास्तविक रूप में लोकप्रिय संप्रभुता की आधारशिला वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत ही मिलता है। चलिए अगली बात करते हैं अप्रतिनिधित्वात्मक, अर्थात वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीन जैक्स रूसो वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। जीन जैक्स रूसो का कहना है कि जैसे ही एक व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन देता है वह गुलाम हो जाता है। जीन जैक्स रूसो ने ब्रिटेन के अंतर्गत जब संसद के चुनाव होते थे तो उन संसद के चुनावों के बारे में कहा था कि वास्तविक रूप में जैसे ही अपने प्रतिनिधि चुन देते हैं तो गुलाम हो जाते हैं, तो इससे साफ
हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है कि जीन जैक्स रूसो जीन जैक्स रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बातें कर रहे हैं। इसलिए सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, बल्कि सामान्य इच्छा क्या है? अप्रतिनिध्यात्मक। इसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि चुनने का मतलब गुलाम होना है। तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बातें नहीं कर रहे हैं। अगला क्या है भाई? इसका लक्षण विवेक पर आधारित, मतलब विवेक पर आधारित है सामान्य इच्छा। यस, क्योंकि सामान्य इच्छा वास्तविक रूप में देखें तो वास्तविक इच्छा या आदर्श इच्छा या विवेकशील इच्छा का जोड़ है। मतलब वास्तविक रूप में जो विवेकशील इच्छाएं हैं, आदर्श इच्छाएं हैं, जन कल्याण पर आधारित इच्छाएं हैं, सामाजिक हित पर आधारित इच्छाएं हैं, उन पर आधारित है भाई। इन्हीं का तो जोड़ है ये। देखो यहां देखिएगा, वास्तविक इच्छाओं का सर्वयोगी सामान्य इच्छा है, इसलिए किस पर आधारित है? ये विवेक पर आधारित है। नोट कीजिएगा, सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित है। अगला लक्षण क्या है? स्वतंत्रता और समानता का रक्षक है। ये क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में जब प्रारंभ में प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति भोला भाला था, पशुतुल्य जीवन जी रहा था, एकाकी जीवन जी रहा था, आनंद से जीवन जी रहा था, उसी किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वह व्यक्ति परतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। इसके बाद में सामाजिक समझौता किया जाता है, और सामाजिक समझौता किस लिए किया जा रहा है? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। जैसा कि जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। अब सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौता होने के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना होती है? राज्य की स्थापना होती है। वह राज्य क्या है? सामान्य इच्छा है। तो इस सामान्य इच्छा का ये लक्षण है कि इसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इसका मतलब जो सामान्य इच्छा है, यहाँ पर जो कानून बना जाए, क्योंकि वास्तविक रूप में कानूनों का स्रोत सामान्य इच्छा ही है। अब यहाँ जो कानून बनाए जाएंगे वो सब पर समान रूप से लागू होंगे, इसलिए सामान्य इच्छा स्वतंत्रता और समानता का रक्षक है। अगली बात, समस्त कानूनों का स्रोत। नोट कीजिएगा, अगला लक्षण क्या है? समस्त कानूनों का स्रोत। यस, सभी प्रकार के कानूनों का स्रोत सामान्य इच्छा ही होती है। क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छाओं का योगफल है। सामाजिक हित पर आधारित इच्छाएं हैं वास्तविक इच्छाएं, और इनका योगफल क्या है भाई? क्या है? सामान्य इच्छा है। और सामान्य इच्छा, इसका मतलब क्या है? कि समस्त कानूनों का स्रोत क्या है? सामान्य इच्छा है। नोट कीजिएगा, ये विशेषकर यूजीसी नेट एग्जाम के अंतर्गत पूछा ही जाता है, और विशेषकर विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं कि समस्त कानूनों का स्रोत जीन जैक्स रूसो ने किसे माना है? आपका आंसर होगा सामान्य इच्छा को। अगली बात, अविनाशी। क्या है? अविनाशी है सामान्य इच्छा। अविनाशी, अविनाशी क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में इसका आधार जन कल्याण है। क्या है? इसका आधार जन कल्याण है, इसलिए सामान्य इच्छा का कभी नाश नहीं होता है, वह निरंतर बनी रहती है, इसलिए अविनाशी है। और अंतिम है, सामान्य इच्छा नित्य या विकासशील है। अर्थात वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा विकासशील इसलिए कि आने वाली संतति किसी न किसी रूप में सामान्य इच्छा को अपनी सहमति देती रहती है, इसलिए सामान्य इच्छा नित्य है अर्थात विकासशील है। यह इसका मतलब नहीं माना जाएगा कि सामाजिक समझौता हो गया उसके बाद में एक बार की घटना है फिर से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लगातार जनता किसी न किसी रूप में अपनी सहमति इसे देती रहेगी, इसलिए सामान्य इच्छा की अंतिम विशेषता क्या है? नित्य या विकासशील। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सामान्य इच्छा की विशेषता होगी। नोट कीजिएगा, पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हमने विशेष प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको सामान्य इच्छा के बारे में समझाएं, इसलिए हमने यहाँ 15 बिंदुओं के आधार पर आपको सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई हैं। आप इसमें कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या नेट एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, तो इसे ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद में अगली वीडियो के अंतर्गत हम आपको सामान्य इच्छा के सिद्धांत की क्या कमियां हैं अर्थात क्या आलोचनाएं हैं,
इसी के साथ में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का क्या महत्व है, अर्थात इसके क्या गुण हैं, इसके बारे में भी विशेष गंभीरता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।